नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड, क्लास 12th केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 3 यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 7 को। और पार्ट 7 में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, जिसमें इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज दोनों तरह के क्वेश्चन शामिल होंगे। और उससे पहले हम 2 से 3 मिनट में एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे कंप्लीट यूनिट का। तो डियर फ्रेंड, इससे पहले जो 6 पार्ट मैंने वीडियोज बनाए हैं, उनमें 6 पार्ट में इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडे लॉज, कंडक्टिविटी एंड कोहलरॉस लॉज, इन सभी को विद क्वेश्चंस और एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दिया है। डियर फ्रेंड, आइए करते हैं शुरू एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इससे पहले अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर के बाद अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम टोटल 4 पार्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी में हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी 4 क्वांटिटीज पढ़ते हैं। और इनकी कैलकुलेशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज से शुरू, जहां हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। उसके बाद मोलर कंडक्टेंस और कोहलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके मैंने फॉर्मूलेज आपको मेंशन कर दिए हैं। ये कंडक्टिविटी के, कंडक्टेंस के, रेजिस्टेंस के और सेल कांस्टेंट के आपस में रिलेशन है, इनकी यूनिट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देखें। कप्पा 1 R1, कप्पा 2 R2 से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कप्पा इंटू आर इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ या कप्पा 1/C1 इज इक्वल टू कप्पा 2/C2 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन एम, इसका कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन। मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन के। और कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन के होती है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में हम W इज इक्वल टू ZIT, या एक इस फॉर्मूले को आप देख लेंगे, W/M इंटू बैलेंस फैक्टर इंटू F इज इक्वल टू IT होता है। यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मोल इंटू बैलेंस फैक्टर इंटू F इज इक्वल टू IT होता है, जहां F हमारा फैराडे कांस्टेंट है। डियर फ्रेंड, जो F होता है फैराडे कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। और अगर आपको यह समझना है कि एक फैराडे क्या होता है, तो एक फैराडे इज इक्वल टू होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 माइनस 10 की पावर माइनस 19, तो ये होता है 96,500 कूलम के बराबर। डियर फ्रेंड, इसके अलावा एक हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0 सेल। E0 सेल इज इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड के। कैथोड हमेशा उसका बनाया जाता है जिसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ज्यादा होता है। कैथोड पर रिडक्शन होता है तो कैथोड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका पोटेंशियल कम होता है। किसी भी सेल का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है और नेगेटिव पोटेंशियल के साथ ही सेल एग्जिस्ट करेगी। किसी भी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड या सेल का, तो हम यूज करेंगे SHE को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करके, क्योंकि SHE का जो E0 होता है वो 0 होता है। अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन समझनी है तो 1 मोलर कंसंट्रेशन पर जो पोटेंशियल होता है वही स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। आप नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन होती है E0 इज इक्वल टू E0
E is equal to E naught minus 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन mn पॉजिटिव। ये फॉर्मूला होता है। अगर mn पॉजिटिव की वैल्यू 1 है तो log 1 की वैल्यू 0, तो E इज इक्वल टू E नॉट होता है। तो आइए करते हैं शुरू इन टेक्स्ट के पहले क्वेश्चन के साथ। डियर फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2 पॉजिटिव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आपको एक सेल बनानी है, सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड रखने हैं, ज्यादा जो पोटेंशियल होता है उसका कैथोड बनाना और कम का एनोड। तो क्योंकि Mg का जो पोटेंशियल है वो माइनस का होता है, तो इसका हम एनोड बना देंगे और SHE की जगह हम रख देंगे कैथोड, SHE को कैथोड की जगह पर, Mg को यहां पर। तो यहां ऑक्सीडेशन होगा और जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आएगी वही पोटेंशियल आएगा हमारा Mg का। तो by using SHE as reference electrode we can find out the standard electrode potential of Mg2 positive। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट। क्या आप कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में स्टोर कर सकते हैं। तो आप कभी किसी भी रिएक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जरूर देखेंगे, या सिंपल वर्ड्स में कहें कि जिनका पोटेंशियल कम होता है उन मेटल्स के पॉट में, यहां जिंक का पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट और कॉपर का पोटेंशियल होता है +3.34 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ज्यादा होता है वो रिडक्शन हो जाता है और जिसका कम होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, तो ये मेटल को रिड्यूस कर देगा। तो वो सारे मेटल्स जिनके पोटेंशियल जिंक से ज्यादा हैं वो कॉपर जिंक के पॉट में स्टोर नहीं किए जा सकते। हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जिन मेटल्स के पोटेंशियल ज्यादा होते हैं या मोर पॉजिटिव होते हैं उन्हीं के पॉट्स में कम पोटेंशियल वाले मेटल्स को स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि जिसका पोटेंशियल कम होता है वो ज्यादा पोटेंशियल वाले मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। इसको आप ऐसे देखें, अगर आपने जिंक के पॉट में कॉपर सल्फेट रख दिया तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा जिंक, तो यहां बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। उसमें जो फेरस आयंस है उसको जो फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर दे, फेरस Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज कर दे, ऐसे मेटल की हमें जानकारी लेनी है। तो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव का जब हम पोटेंशियल देखते हैं तो उसका पोटेंशियल होता है 0.77 वोल्ट। Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव का पोटेंशियल 0.77 वोल्ट होता है। अब क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज होना है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, और रिड्यूसिंग एजेंट का पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो जिनके पोटेंशियल 0.77 से ज्यादा होंगे वो सभी इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, और जिनके कम होंगे 0.77 से वो Fe3 को Fe2 पॉजिटिव में रिड्यूस कर देंगे। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है तो इसको आप खुद सॉल्व करके देख लेंगे, पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल इज 1.10 वोल्ट। डेनियल सेल होती है Zn कॉपर की सेल, जिंक कॉपर, जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड। इसका E नॉट सेल होता है 1.10 वोल्ट। कैसे निकलता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड 0.34 माइनस 0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.10 वोल्ट आएगा इसका। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो डियर फ्रेंड, गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट होता है
NFE0। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि कोई भी सेल कभी भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, f की वैल्यू 96,500 और E0 1.10। तो इसका जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आएगा वो आएगा -21.227 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए हमें देखनी होगी नस्ट इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और pH की कैलकुलेशन होती है। तो नस्ट इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू E0। हाइड्रोजन के केस में E0 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखेंगे, माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 1 होती है, log 1 अपॉन H पॉजिटिव, और 1 अपॉन H पॉजिटिव का मतलब होता है pH। तो E इज इक्वल टू हुआ माइनस 0.0591 pH। तो 0.591 के साथ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0591 के साथ, तो E जो आएगा वो आएगा 0.591। तो यहां से हम निकाल लेंगे E सेल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। EMF मतलब E सेल निकालना है। E सेल इज इक्वल टू आता है E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। अब हमें यहां प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डिसाइड करने होंगे इस रिएक्शन से। यहां पर ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, तो प्रोडक्ट की जगह पर आ जाएगा 1.160 और रिएक्टेंट की जगह पर आएगा 0.002 या 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। तो इसकी नस्ट इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को रख देंगे, तो ये आएगा E सेल इज इक्वल टू E0 1.05 माइनस 0.0591 by 2 log 1.160 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर, 10 की पावर -6 जाके ऊपर प्लस हो जाएंगे, और 10 की पावर +6 का log 6 होता है। बाकी log 2 और log 1.60 को आप यहां से डिवाइड कर लेंगे log 16 की वैल्यू रख के, तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका E सेल। नेक्स्ट हमारा है, इन द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन अकर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो गिव्स फ्री एनर्जी का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NFE0। इससे फाइंड कर लेंगे, ये एक एग्जांपल यहां दे रखा है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है E इज इक्वल टू, वही नेक्स्ट इक्वेशन, E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। यहां पर E सेल की वैल्यू 0 हो जाती है इक्विलिब्रियम पर, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होता है हमारा 0.0591 अपॉन n log Kc इज इक्वल टू E0। तो log Kc इज इक्वल टू हुआ, log Kc इज इक्वल टू E0 सेल अपॉन इंटू n अपॉन 0.0591। इससे हम निकाल लेंगे log Kc, और log Kc की वैल्यू फाइंड करके एंटी लॉग लेकर हम Kc फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.7, व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो सबसे पहले हमें कंडक्टिविटी कप्पा जो होगा, आपको मोलरिटी का फॉर्मूला देखना होगा, लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन m। तो कप्पा इज इक्वल टू होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी के। कंसंट्रेशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है,
क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में कम होते चले जाते हैं, और अगर नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम में कम होंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, एंड हेंस कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन लैम्डा इंफिनिटी एम ऑफ वाटर। लैम्डा इंफिनिटी एम वाटर क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका लैम्डा इंफिनिटी एम निकलेगा लैम्डा इंफिनिटी एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा इंफिनिटी ओ एच नेगेटिव से, और एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव की लैम्डा इंफिनिटी एम हम फाइंड करेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल ले सकते हैं वाटर की लैम्डा इंफिनिटी एम निकालने के लिए। कैसे? आपने लिया HCl, HCl की रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, तो हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O। तो H2O की निकालने के लिए लैम्डा इंफिनिटी H2O इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी HCl प्लस लैम्डा इंफिनिटी NaOH माइनस लैम्डा इंफिनिटी NaCl। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं लैम्डा इंफिनिटी वाटर को। नेक्स्ट हमारा है द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा m। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 m मेथेनोइक एसिड इज दिस। तो लैम्डा m गिवन है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी अल्फा निकालनी है, तो डियर फ्रेंड अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा cm जो गिवन है अपॉन लैम्डा इंफिनिटी m, और लैम्डा इंफिनिटी m इसका हम फाइंड कर लेंगे इन दोनों को जोड़कर, H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव को जोड़कर लैम्डा इंफिनिटी m फाइंड कर लेंगे मेथेनोइक एसिड का। लैम्डा cm गिवन है तो इससे फाइंड हो जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट हमारा है फैराडे लॉ का एक एग्जांपल है और फिर उसके 3 टेक्स्ट क्वेश्चन है। इस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। तो यहां फैराडे का फर्स्ट लॉ लगेगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। फैराडे का फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस का मैंने शुरुआत में भी दिया है आपको, W/m इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू F इज इक्वल टू IT। ये इससे सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस के सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां आपको दिया है I 1.5 एम्पियर और T 10 मिनट मतलब 600, तो IT हो गया 900। निकालना क्या है? यहां W निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा ITM। W इज इक्वल टू ITM अपॉन वैलेंस फैक्टर इनटू F। तो इस वैल्यू को रख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? Dear friend, इसके लिए हम देखेंगे जो IT होता है हमारा Q इज इक्वल टू NE के बराबर होता है, और N बराबर होगा I इंटू T अपॉन E के। तो आप IT की वैल्यू रख देंगे, I हमारा है 0.5 और T है हमारा 2 इंटू 60, तो 7200 इंटू 0.5 अपॉन E, ये आ जाएगा 3600 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 3600, और आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 8H2O। तो इसमें आपको Q निकालना है। मैंने एक फॉर्मूला और दिया था फैराडे लॉ का ही, मोल। तो मोल यहां कितना है 1 इंटू वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं यहां कितने 6, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू F इज इक्वल टू Q होता है। मोल इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू F इज इक्वल टू Q।
तो F की वैल्यू रख देंगे 6F। टोटल चार्ज जो रिक्वायर होगा वो होगा 6F, और 96,500 के साथ 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 579 कूलम। नेक्स्ट अब हमारे आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इस एक्सरसाइज क्वेश्चंस में मैं आपको सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ विच दे आर डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। डियर फ्रेंड, अगर आपको किसी भी मेटल का डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है तो हमें देखना, ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। यहां पर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। डियर फ्रेंड, कोई भी मेटल जिसका पोटेंशियल कम है, लेस पोटेंशियल वाला मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब ऑक्सीडाइज होता है, मतलब डिस्प्लेस होता है। तो दोनों एक ही तरीके से होंगे। ये क्वेश्चन एक बार 2 नंबर में पूछ भी लिया गया है। तो ऐसे मेटल्स जिनके पोटेंशियल कम होते हैं वो ज्यादा पोटेंशियल वाले मेटल्स को उनके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, या ये कहें सिंपली, जो मेटल्स बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर दूसरे मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो हमें यहां देखना होगा, सबसे पहले इनके पोटेंशियल्स लिखने होंगे। Al का पोटेंशियल, कॉपर का पोटेंशियल, Fe का पोटेंशियल, Mg का पोटेंशियल और जिंक का पोटेंशियल। डियर फ्रेंड, इन सभी में आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है वो होता है Mg का, मैग्नीशियम का, -2.37 Mg का, सबसे कम पोटेंशियल Mg का। तो जिसका सबसे कम वो सबको डिस्प्लेस कर देगा, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल Ag का होता है 0.80 वोल्ट। ये सारे इसी में दिए हुए हैं, आपको कहीं से बाहर से जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर पोटेंशियल दिया हुआ है आपका Hg का 0.79 वोल्ट प्लस का, Mg का 2.37 माइनस का। तो जिसका पोटेंशियल सबसे कम होगा वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग होगा, विच कैन डिस्प्लेस ऑल द मेटल्स। तो इनका ऑर्डर आएगा, Mg सबसे ज्यादा करेगा, Al फिर उसके बाद आपका जिंक करेगा -0.76 वोल्ट के साथ, फिर आयरन Fe, फिर Cu, उसके बाद हमें करेगा Cu। तो ये इनके ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहेगा पोटेंशियल का। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल पोटेंशियल्स देखेंगे। जिस मेटल का पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा पोटेंशियल वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देगी और वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो इसमें अगर हमें अरेंज करना है मेटल्स को इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर में, तो जिसका पोटेंशियल सबसे कम, तो सबसे कम यहां किसका है? पोटेशियम का, -2.93, तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये हुआ। दूसरे नंबर पर आएगा हमारा जो इससे कम होगा 2.37 Mg का। तीसरे नंबर पर हमारा आएगा Cr3 पॉजिटिव Cr -0.74। उसके बाद चौथे नंबर पर आएगा हमारा Hg, और सबसे कम रिड्यूसिंग होगा Ag का। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा Ag के बाद हमारा Hg के बाद Cr के बाद Mg, और सबसे ज्यादा होगा पोटेशियम। तो ये इनका डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो Zn, और Zn से बन रहा है Zn2 पॉजिटिव, तो ये एनोड है, और Ag2 पॉजिटिव से बन रहा है Ag। तो इसमें विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है एनोड वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जिंक यहां नेगेटिव चार्ज होगा और सिल्वर यहां पॉजिटिव चार्ज होगा। द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल, तो यहां पर करंट के कैरियर इलेक्ट्रॉन और आयंस होंगे। एनोड कंपार्टमेंट में Zn2 पॉजिटिव आयंस, और कैथोड कंपार्टमेंट में Ag2 पॉजिटिव आयंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो इंडिविजुअल रिएक्शन एनोड की हम लिखेंगे, Zn इज इक्वल टू
Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर रहेगी 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Ag। ये कैथोड की रिएक्शन, ये एनोड की रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 से ये सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। सो डियर फ्रेंड, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूवी केमिस्ट्री। प्लीज subscribe and share